अच्छा, तो कल हम लोग ट्रांसफार्मर की बात कर रहे थे ना बाबू। जी। यस सर। तो दो चीज हम लोगों ने पढ़ा। ये आवाज उधर से रिफ्लेक्ट हो रहा है, नीरज बंद कर दो। दो चीज हम लोगों ने पढ़ा था। पहला पढ़ा था कि जो ट्रांसफार्मर का जो इंट्रोडक्शन देखा था, और दूसरा क्या देखा था, वो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग देखा था। ये देखा था ना। तो ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है बाबू? मैंने बताया था इलेक्ट्रो में फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन पे किस पे काम करता है बाबू? म्यूचुअल इंडक्शन पे। ये आप अनम्यूट मत हो, क्योंकि आपकी तरफ से मेरा आवाज रिफ्लेक्ट होकर बैक ही हो रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, दैट इज वीबीआई। अगेन वीबीआई क्वेश्चन है यहाँ के लिए भी, एफ डब्ल्यू अभी देने जाओगे उसके लिए भी, और पहले के लिए भी। तो इस पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और आप जो आगे पेपर देने जा रहे हो अभी, उसमें भी इम्पोर्टेंट है। क्या लिखा है बाबू? ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। देखिए, ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन निकालनी है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यहाँ के लिए भी और वहाँ के लिए भी, मतलब इस पेपर के लिए भी और अभी जो पेपर देने जाओगे उस पेपर के लिए भी। तो देखो, हम लोगों ने क्या किया, ट्रांसफार्मर बनाया है। क्या बनाया बाबू? एक ट्रांसफार्मर बनाया है। ध्यान से देखिएगा। सबको आवाज क्लियर है ना? यस सर। ये ट्रांसफार्मर का मैग्नेटिक कोर है। क्या है बाबू? मैग्नेटिक कोर है। इस कोर पे हम लोगों ने क्या करते हैं, हम वाइंडिंग लपेटते हैं। देखिए, हम लोगों ने वाइंडिंग इसमें लपेट रहे हैं, वायर लपेट रहे हैं। देखिए, वायर लपेट दिया। ये वायर हम लोग लपेट रहे हैं, कॉपर की वायर होती है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्न मान लेते हैं N1 है। कितना नंबर ऑफ टर्न मान लेते हैं बाबू? N1। देखो, अब जब भी 1 यूज करूंगा, डेट इज समझ लीजिएगा प्राइमरी वाइंडिंग है, और 2 यूज करूंगा सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए, ठीक है ना। ध्यान से देखिए। तो अब ये क्या होगा, और इसका नंबर ऑफ टर्न मैंने N2 मान लेता। क्या मान लेता बाबू? N2। अब ध्यान से देखिए, जब इससे आप एक एसी सोर्स दोगे, कौन सा सोर्स दोगे बाबू? एसी सोर्स। एसी सोर्स दे दिया, हाँ या ना? बोलो भाई। हेलो। यस सर। यस तो सर। हम लोगों ने एसी सोर्स कितना दिया? देखो देखो, मैंने इसको बोला कि V1 वोल्टेज सोर्स है, तो मैंने देखो V1 वोल्टेज सोर्स यहाँ दिया है। कितना दिया बाबू? Vm साइन ओमेगा टी हमने सोर्स दिया। अब इस सोर्स की वजह से इस वाइंडिंग में करंट जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलिए। यस सर। अब इस क्वाइल में करंट क्यों जाएगा? क्योंकि क्वाइल आरएल टाइप सर्किट बनेगा। किस टाइप का सर्किट बनेगा बाबू? रेसिस्टेंस और RL। इंडक्टेंस आरएल टाइप। तो आरएल टाइप बनेगा तो इसका इंपीडेंस आएगा जेड इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएफ, आएगा कि नहीं आएगा? तो मैं इसका इंपीडेंस Z1 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? Z1 इंपीडेंस इसका मान लेता हूँ, Z2 मैं इसका मान लेता हूँ। ध्यान सुनिएगा। तो यहाँ क्या होगा, फ्लक्स क्रिएट होगा। होगा ना फ्लक्स क्रिएट? बोलो हाँ या ना। अब ये जो फ्लक्स क्रिएट होगा, वो फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल होगा? ये करंट के। क्यों बाबू? क्योंकि फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है? बोलिए। एमएमएफ बाय रिलक्टेंस। यस या नो? यस सर। और एमएमएफ की वैल्यू क्या होती है? एन इंटू आई बाय रिलक्टेंस। यही ना होता है जी। देखो, यहाँ एन क्या है? एन है नंबर ऑफ टर्न्स इन द क्वाइल, और आरएल क्या है बाबू? रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ। तो यहाँ पे ये दो वैल्यू कांस्टेंट ही हो जाएगा ना। एक बार क्वाइल आपने लपेट दिया तो नंबर ऑफ टर्न कांस्टेंट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? चेंज तो होगा नहीं। और मैग्नेटिक पाथ का ये है पैरामीटर, ये भी क्या होगा? कांस्टेंट ही होगा। तो यहाँ से देखो तो फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? करंट के। करंट के। करंट के। अब ध्यान सुनिएगा, करंट के। देखिए क्या आपने दिया। देखिए, तो अब इसके वजह से इस प्राइमरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्या इंड्यूस होगा बाबू? इस प्राइमरी वाइंडिंग में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा बिकॉज ऑफ इंडक्शन, और एक ईएमएफ यहाँ इंड्यूस होगा। दो ईएमएफ इंड्यूस होगा। कैसे इंड्यूस होगा सर? देखिए, एक अब इस जो ये इंड्यूस ईएमएफ हुआ है, जो प्राइमरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, उसको कौन सा ईएमएफ बोलते हैं बाबू? इसको बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। क्या बोलते हैं बाबू? पढ़े हो? बोलिए। यस सर। इसको क्या बोलते हैं बाबू? सेल्फ। ये उसका अपना इंड्यूस ईएमएफ है, उसके अपने फ्लक्स की वजह से। और दूसरा ईएमएफ इंड्यूस यहाँ ये हुआ है, जिसे आप बोलते हो म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ। क्या बोलते हो बाबू? म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्योंकि ये इसमें करंट नहीं जा रहा है, किसके करंट की वजह से जा रहा है कि इसमें
इसमें करंट की वजह से आ रहा है, प्राइमरी की करंट की वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, क्योंकि इसमें फ्लक्स लिंक कर रहा है। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. बोलो बाबू, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है। और ये जो ईएमएफ इंड्यूस है दैट इज स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ। कौन सा है बाबू? स्टैटिक इंड्यूस, क्योंकि इसमें कंडक्टर मूव नहीं करता है। देखिए, तो ये बोला कि लेट Vt V1 इक्वल टू Vm sin omega t is input to the primary winding of the transformer which sorry to the winding, primary नहीं है, to the winding of the transformer is known as primary winding. This voltage produce an a alternating current. क्या प्रोड्यूस करता है? This voltage produce an alternating current in the primary winding, hence it's produce। अब देखो कैसे प्रोड्यूस करेगा। तो सबसे पहले इसमें करंट कितना प्रोड्यूस होगा देखो। तो ये अगर मैं करंट की बात करूं कि I1t कितना हो जाएगा बाबू? I1t कितना होगा? V1/Z1। प्राइमरी में ही नहीं चलेगा जी, बोलिए, बोलो। यस सर। अब Z1 कितना? Yes, sir. अब देखो एक्चुअली बात है, Z1 कितना है हमको क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं, हम Z1 एक मान लेते हैं कितना होगा। तो V1 की वैल्यू कितना है बाबू? V1 की वैल्यू है Vm sin omega t। हाँ या ना? ये तो कंफर्म है ना? Yes, V1 की वैल्यू सोर्स तो गिवन पता है, और ये हो गया Z1। तो देखो V1/Z1 को हम क्या बोल सकते हैं? IM बोल सकते हैं ना। देखो जब वोल्टेज Yes, मैक्सिमम है तो करंट भी तो मैक्सिमम होगा ना, बोलो। Yes, sir. तो हमको ये करंट इसमें फ्लो होगा, किसमें? प्राइमरी वाइंडिंग में करंट कितना फ्लो होगा बाबू? Im sin omega t। तो अब फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है? MF/RL N1/I1। चूंकि आप किसका एमएफ देख रहे हो? प्राइमरी वाइंडिंग का। तो प्राइमरी वाइंडिंग का एमएफ कितना होगा? प्राइमरी वाइंडिंग का टर्न इनटू करंट। तो प्राइमरी टर्न कितना था? N1, और I1 करंट आप निकाले ही हो, इसका वैल्यू यहाँ डाल दो। तो वैल्यू डालोगे तो ये मिलेगा N1 Im/RL टू sin omega t। यहाँ से ध्यान से देखो, हाँ सर। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं phi m, क्योंकि अगर देखो तो ये भी नंबर ऑफ टर्न ही जाए ना, एमएफ है कि नहीं है ऊपर। तो चूंकि करंट यहाँ मैक्सिमम है तो वैल्यू क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, बोलिए, Yes, sir. हाँ या ना? यस सर। ना, बड़ा ना भाई, बहुत मतलब कॉन्फिडेंट वाले साउंड नहीं है ये। तो इसमें देखिए फ्लक्स किस नेचर का आया? फ्लक्स टाइम वेरी आया कि नहीं? फ्लक्स टाइम के साथ वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो ध्यान से सुनिएगा, या ऐसे भी आप लिख सकते थे, प्रोपोर्शनल सीधे लिख सकते IT, I1t के प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। तो आपने ये देखा कि अगर आपका करंट सोर्स, आपने सोर्स अल्टरनेटिंग दिया तो फ्लक्स भी अल्टरनेटिंग आया कि नहीं आया? Yes, sir. बोलिए। तो फ्लक्स जो आया वो टाइम वेरिंग फ्लक्स आया। अब आपको पता है कि फैराडे लॉ, कौन सा लॉ बाबू? फैराडे लॉ। Faraday's law. अब अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ इस वाइंडिंग में जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो कितना होगा? तो E1 इक्वल टू माइनस N1 इंटू d∅dt होता है ना, Yes, sir. बोलिए। Yes, sir. तब Yes, sir. तब फाई की वैल्यू वहां से रख दीजिए। फाई की वैल्यू कितना है? Im sin omega t। तो E1 कितना आ जाएगा बाबू? E1 आएगा माइनस N1 phi m इंटू d/dt इंटू sin omega t। ये आ जाएगा, बोलो हाँ या ना? हाँ। यस सर। अब यहां से अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना होता है डिफरेंशिएशन sin omega t का? cos Cos omega omega, cos t omega. Cos omega t. omega cos omega t इंटू ओमेगा। तो देखिए, तो यहाँ लग गया माइनस N1 ओमेगा इंटू phi m इंटू cos omega t। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो। तो मैं इसको लिखा, माइनस अभी हटा रहा हूँ, N1 ओमेगा phi m, और cos को मैं माइनस cos लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? माइनस cos ओमेगा t लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, अब देखिए ध्यान से, तो cos, अब तो आपको याद है कि sin ओमेगा sin थीटा माइनस 90 कितना होता है? Cos theta. cos थीटा, गुड। Theta minus हाँ, थीटा माइनस, सॉरी 90 माइनस थीटा, नॉट, minus हाँ हाँ ठीक है ठीक है। 90 माइनस थीटा क्या होता है वो? cos theta. Cos cos थीटा, गुड। अच्छा, अब यहां से मैं माइनस कॉमन कर रहा हूँ साइन में से। साइन में से माइनस कॉमन करिएगा तो क्या बनेगा? थीटा माइनस 90 बन जाएगा, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. आई इक्वल टू क्या लिखेगा? cos थीटा, बोलो बच्चा। Yes, sir. अब देखो, ये साइन माइनस थीटा है कि नहीं? साइन माइनस थीटा क्या लिखते हो? माइनस साइन थीटा लिखते हो कि नहीं? Minus sin theta. Yes, तो sir. माइनस को बाहर Minus कर sin रहे थे और theta. थीटा माइनस 90 लिख दे, बोलो हाँ या ना? यस सर। हाँ। तो ये क्या आ गया? ये आ गया cos थीटा। अब माइनस को इधर उठा कर भेज दो, तो क्या लिखोगे बाबू? साइन थीटा माइनस Sin 90, थीटा माइनस 90
Equal to minus cos theta. इक्वल टू माइनस Minus of कॉस cos theta. बोलो हाँ या ना। हाँ. Yes, sir. हाँ. Yes, तो sir. देखिए इस माइनस कॉस थीटा का जगह हमने क्या रख दिया है, देखो साइन ओमेगा टी अब माइनस पाई बाई 2 दिख रहा है आपको, Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है? बोलो Yes, sir. बोलो बाबू। Yes, sir. अच्छा और Yes. अब देखो ध्यान से, अब देखो ये किसका इक्वेशन आया था बाबू, ये ईएम का इक्वेशन है ना, बोलिए। तो Yes, इसके sir. मतलब हाँ. ये जो वैल्यू है ये ईएम का वैल्यू होगा ना, क्योंकि वीटी इक्वल टू वीएम साइन ओमेगा टी लिखते हो, तो जब वोल्टेज का भी वोल्टेज ही होगा ना, Yes, sir. Yes, sir. बोलिए। हाँ. लेकिन कौन सा वोल्टेज होगा, मैक्सिमम वोल्टेज। Yes, sir. हाँ, क्योंकि flux maximum. maximum. तो मैंने एक हाँ क्यों फ्लक्स मैक्सिमम, देखिए नहीं तो इसे भी साइन के साथ जो प्रोडक्ट होता है वो मैक्सिमम ही होता है। तो देखिए तो मैंने एक इक्वेशन लिखा E1 इक्वल टू ईएम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, तो ईएम इक्वल टू कितना मिल गया, ईएम इक्वल टू मिल गया ना N1 फाई एम इंटू ओमेगा, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. Maximum. और आपको याद है कि Vt इक्वल टू जब Vm साइन ओमेगा टी होता है तो उसका आरएमएस वैल्यू कितना लिखते हो, VM by root 2. गुड, ये लिखते हो कि नहीं लिखते हो? तो हाँ. इसका जब आरएमएस वैल्यू लिखोगे, आरएमएस वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ E1, तो क्या लिखोगे, EM बाय रूट 2, और EM की वैल्यू कितना बाबू, N1 फाई एम इंटू ओमेगा बाय रूट 2, बोलो। Yes, sir. और ओमेगा की Yes, वैल्यू sir, कितना होता है बाबू, ओमेगा की वैल्यू कितना होता है, 2 by f. 2 पाई एफ। 2 pi f. वैल्यू 2 पाई एफ रख दीजिए, तो ओमेगा वैल्यू 2 पाई एफ रख दिया, देखो यहाँ पे, तो रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, आया ना, तो रूट 2 इंटू पाई करिएगा तो आएगा 4.44 N1 इंटू फाई एम इंटू एफ, ये आएगा। F. ये ध्यान रखिए, यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ में जो फ्लक्स की वैल्यू है, कौन सा फ्लक्स की वैल्यू है, पीक वैल्यू है, कौन सा वैल्यू है बाबू, Peak value. हाँ। ये कभी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है, सेमेस्टर में पूछता है, जेईई वगैरह में नहीं पूछता, जेईई में बच्चे वाला क्वेश्चन हो जाता है, तो सेमेस्टर में पूछ देता है कि जो ईएमएफ इक्वेशन ट्रांसफार्मर का होता है, उस ट्रांसफार्मर के इंड्यूस ईएमएफ इक्वेशन में फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, आरएमएस या पीक वैल्यू, तो दैट इज कौन सा वैल्यू बाबू, Peak value. Peak value. Peak value. पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू बोल सकते हैं, क्लियर। देखिए ये बात समझ में आई। अब इसमें देखिए ध्यान से, तो यहाँ एफ क्या है बाबू, Frequency. किसकी फ्रीक्वेंसी, AC सोर्स की। हाँ सप्लाई का फ्रीक्वेंसी, ध्यान से सुनिए। N1 क्या है, Number of turns. Primary winding का number of turns. नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी वाइंडिंग। Primary. तो ये कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट रहता है, क्योंकि पता है फ्रीक्वेंसी कितना हर्ट्ज रहता है, 50 हर्ट्ज। Yes, sir. इसके मतलब कि जो आरएमएस वैल्यू आपने E1 निकाला है वो डायरेक्टली किसके हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न, सॉरी नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स, Phi m. Yes, sir. फाई हम लिख सकते हैं ना। अब देखो ध्यान से, अब यही फ्लक्स इससे भी लिंक कर रहा था ना, इससे भी कौन सा फ्लक्स लिंक कर रहा था, इस वाइंडिंग से भी फ्लक्स जो लिंक कर रहा था, वही फ्लक्स की वैल्यू क्या थी, यही थी ना, फ्लक्स की वैल्यू क्या थी, यही फ्लक्स है ना, सेम वैल्यू का फ्लक्स है कि नहीं, फाई टी ही ना। Yes, sir. तो ये जो फ्लक्स है सिमिलरली सेकेंडरी वाइंडिंग में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, इंड्यूस ईएमएफ इन द सेकेंडरी वाइंडिंग सेम टू सेम, केवल क्या करना है N2 रख देना है यहाँ पे, हाँ. बोलो हाँ या ना। Yes, sir. अच्छा अब एक फेजर डायग्राम देखिए, अब ये जो फेजर डायग्राम बनाए हो, तो देखो यहाँ पे दो चीज कैसे लिया, एक पहले इक्वेशन लिख दो, फाई टी इक्वल टू क्या लिखा था, फाई टी इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी, ये लिखा था। अच्छा और ईटी का वैल्यू क्या आया था बाबू, E1 टी कितना आया था, E1 टी का वैल्यू आया था EM इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, आया था कि नहीं, बोलो हाँ आया ना, बोलो बाबू हाँ आया ना। Yes, तो sir. इसका फेजर डायग्राम बनाइएगा तो क्या लिखिएगा, इसका फेजर डायग्राम बनाइएगा तो क्या लिखिएगा, देखिए तो फ्लक्स अगर यहाँ रेफरेंस में हो गया क्योंकि 0 डिग्री इसमें है, तो ये कहाँ जाएगा, E1 इससे पीछे जाएगा, बोलिए। Yes, sir. आपको समझ में आता है किसे पीछे गया सर, लंबी बता, बोलो ये पीछे किसे गया, पता चला आपको, ये तो इसका हैरो नेगेटिव आ रहा है।
हाँ, क्योंकि इसमें ओमेगा। देखो जब भी एंगल निगेटिव हो ना तो हम क्लॉकवाइज चलते हैं, Yes, sir. रेफरेंस से क्लॉकवाइज चलते हैं। तो चूंकि उसमें एंगल 0 था तो उसको रेफरेंस मान लिया था, रेफरेंस से क्लॉकवाइज चलेंगे 90 डिग्री ना बाबू। हाँ हाँ और 90 E2 भी यही आएगा, हाँ या ना? तो E2 में भी तो ये Yes, Yes, sir. तो देखो Yes, sir. तो Yes. आपसे एक दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है। पहला क्वेश्चन आपको बताया था, 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बता चुका हूं अभी तक। एक बताया था कि ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म क्या ट्रांसफॉर्म करता है बाबू, पावर या एनर्जी, ये बताया था। Yes, sir. दूसरा आपसे बताया था कि जो रेसिस्टेंस बिटवीन प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होता है बाबू, Infinite. इनफाइनाइट। ये सब जेई का क्वेश्चन बनता है। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि द फेज डिफरेंस बिटवीन इंड्यूस ईएमएफ E1 एंड E2 कितना होगा, 90. 90 degree. अच्छा E1 और E2 के बीच 90 डिग्री दिख रहा है जी तुम लोगों को। जीरो No, sir. 0 degree. E1 में तो और E2 दोनों एक ही पेन है बाबा, Yes, sir. तो 0 डिग्री बोलेंगे ना। यस सर लेकिन अगर यही पूछ देता है कि एंगल बिटवीन सप्लाई वोल्टेज एंड E1 तब कितना बताते? 90 90. सप्लाई वोल्टेज एंड E1, सप्लाई वोल्टेज कहा जाएगा सर, तो सप्लाई वोल्टेज ठीक इसके अपोजिट जाता है। मैं बताता हूं क्यों। ठीक इसके अपोजिट सप्लाई वोल्टेज आता है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या बोला था, अपोज करता है। Yes. Oppose है उसका Sign negative हो जाता है. हाँ ये ना भैया, ये ना इसको इंड्यूस किया, तो इसके कितना पे जाना चाहिए इसको, 180. 180. समझ में आया ना? Yes, sir. यस सर Yes, sir. नहीं तो फिर लेंज तो सुनिएगा यहाँ पे जो पॉइंट बोला तो चौथा पॉइंट क्या था कि द एंगल बिटवीन सप्लाई वोल्टेज एंड इंड्यूस ईएमएफ विल बी 180, क्लियर, बट द एंगल बिटवीन द इंड्यूस ईएमएफ E1 एंड E2 विल बी 0 डिग्री। क्लियर, बात समझ में आई? यस सर क्लियर है यहाँ तक? बोलो बच्चा। Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए, अब 2 इंड्यूस ईएमएफ मिला था आपको। देखिए अब यहाँ से 2 टर्म, अब इंड्यूस ईएमएफ की कहानी वहीं तक खत्म हो गई। अगर आपसे पूछेगा तो आप यहीं तक उसे सोल्यूशन करके दोगे, आप यही करके दोगे। और आपको एक स्टेप में अगर मैं बताऊं तो देखो, एक स्टेप में सीधा सीधा एक कहानी है। देखो कैसे, फाइट टी किसके प्रोपोर्शनल हो गया बाबू, करंट का। हो गया ना, हो गया क्या नहीं हो गया? यस सर Yes, sir. हाँ या ना, बोलो। हाँ. वहां पे हाँ, सारा yes, sir. प्रोसेस लिखा गया है। तो अगर इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, फाइव m sin ओमेगा t लिख सकते हैं ना। हाँ. इसके बाद लेंज लॉ लगा देंगे तो कौन सा, बस ये दूसरा फॉर्मूला ये कहेगा, यहाँ पे यही लगता है, E1 इक्वल टू माइनस n d∅dt। तो N1 लिखेंगे, N1 इंटू d∅dt। अब इस यहाँ पे फाई की वैल्यू रख दो, तो फाई की वैल्यू रखोगे यहाँ पे, तो ये भैया डिफरेंशिएट करके मिल जाएगा। आई बात समझ में? Yes, तो बस sir. यही 2 लाइन कहानी है। अब बाकी सोचोगे सर इतना काहे लिखे हैं, तो देखो नंबर अच्छे लाने हैं तो कुछ मेकअप पॉलिश करना पड़ेगा ना जी। Yes, sir. Yes, sir. क्यों जी, नहीं करना पड़ेगा। यस सर Yes, sir. अरे अभी आप जब किसी पार्टी उटी में जाते हैं तो बढ़िया से क्रीम पाउडर लगा के जाते हैं कि नहीं जाते हैं जी? No, sir. अरे ऐसे कैसे झूठ बोल रहा है जी? झूठ बोलता है सर। हाँ झूठ पूरा बोलता सर है। व्यवस्था झूठा लेके है। जाता है. हाँ Yes, इसी sir. तरह अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो कॉपी को क्या करना पड़ेगा, Polish कॉपी को मेकअप, पॉलिश करना पड़ेगा हाँ उसको भी कॉपी को भी मेकअप पॉलिश लगाना पड़ेगा। तो कॉपी को मेकअप पॉलिश पेन और हाथ से हैंडराइटिंग से लगता है बाबू। चौथा ये प्रोसेस से लगता है। क्लियर? यस सर Yes, sir. तो देखिए मैंने इंड्यूस ईएमएफ यहाँ जनरेट कर दिया, यही आपका ईएम होगा, इसके आरएमएस निकाल दीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर? बोलिए। हाँ. अब देखिए, अब इंड्यूस ईएमएफ जो लिखा था E1 इक्वल टू लिखा था 4.44 f इंटू N1। तो देखो E1 बाई N1 इक्वल टू क्या लिख दिया, 4.44 f इंटू 5 इंटू M लिख दिया। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. इसी तरह E2 बाई N2 कैलकुलेट होगा, E2 बाई N2 भी लिख दोगे, कितना होगा? Yes. 4.44 अपन Same. 5M। अब इक्वेशन 6 और 7 इक्वल है कि नहीं है? Yes, sir. हाँ. दोनों को जब इक्वल करोगे तो E1 बाई N1 इक्वल टू क्या, E2 बाई N2। तो यस सर यहाँ से E1 Yes, बाई sir. E2 इक्वल टू कितना मिल जाएगा, N1 बाई N2। N1 by N2. हाँ. हाँ या ना? तो देखिए, तो अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर रेशियो। तो मैंने वहाँ थोड़ा उल्टा कर दिया, E2 बाई E1 इक्वल टू N2 बाई N1 इक्वल टू बोल दिया K। दैट K इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर रेशियो। क्या बोलते हैं बाबू इसको? ट्रांसफॉर्मर रेशियो। अब ध्यान से रेशियो
अगर इस के का वैल्यू 1 से बड़ा होगा क्या होगा बाबू? 1 एक से से बड़ा, तो इसके मतलब है कि अपवन ट्रांसफार्मर। इसके मतलब है कि N2 क्या होगा? N1 से बड़ा। स्टेप अप। Yes, sir. यस सर। जब N2 बड़ा हो जाएगा तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर हो जाएगा? ये स्टेप अप हो स्टेप जाएगा। अप स्टेप ट्रांसफार्मर। अप। आई बात समझ में? Yes, sir. यस सर। अगर के का वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगा, इसका मतलब क्या? A step less down than- N2 transfer. छोटा हो जाएगा। N2 स्टेप less डाउन than N1? ट्रांसफार्मर। और यस इसे सर। आप क्या बोलोगे बाबू? A step down transfer. स्टेप डाउन, ये स्टेप अप होता है और ये स्टेप डाउन होता है। आई बात समझ में? बोलो हाँ या ना। हाँ. यस सर। यस यस सर। आप लोगों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ। यस सर। अच्छा, अगर के का वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ पे देखो N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? N1. N1। तो इसको हम लोग बोलते हैं बाबू आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं बाबू? Isolated transformer. क्यों आइसोलेटिंग बोलते हैं? देखो अब क्यों आइसोलेटिंग बोलते हैं मैं पहले आपको बता दूं। क्योंकि हमें पता है कि प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होता है। नहीं है। तो जब कनेक्टेड है तो आइसोलेट के रखेगा कि नहीं रखेगा? जब टर्न दोनों में बराबर तो दोनों का वोल्टेज इक्वल होगा। जब दोनों का वोल्टेज, तो क्या हम क्यों यूज किए थे? क्योंकि आइसोलेशन पर्पस के लिए। क्यों? क्योंकि प्राइमरी में अगर कोई डिस्टर्बेंस आ भी जाए तो सेकेंडरी में डिस्टर्बेंस ट्रांसफर ना हो। ना हो। तो कभी कभी जो बढ़िया जो मैकेनिकल मशीन होता है, जैसे सीएनसी मशीन वगैरह होता है, जो हेवी मशीन होती है, जो बहुत बारीक काम करता है, तो वहां पे वोल्टेज डिस्टर्बेंस का इफेक्ट ना हो तो वहां पे आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर से पहले लगा देते हैं। आई बात समझ में? Yes, sir. अब आपने पढ़ा होगा एक किरचॉफ्स एमएफ लॉ, पढ़ा है? Yes, सर। Yes, sir. देखिए, द फ्रॉम द किरचॉफ्स एमएफ लॉ, अब आपको पता है क्या होगा? उसमें एमएफ N1 N2 N1 I1 है, तो इसमें भी कितना होगा? N2 I2। N2 I2। यस दोनों का सर। वैल्यू इक्वल हो गया। दोनों का वैल्यू कितना हो गया? इक्वल। दोनों का चूंकि एमएफ वही रहेगा ना भाई। पैरेलल सर्किट में वोल्टेज क्या होता है? सेम होता है। सेम। तो इसमें भी अब वोल्टेज के समान ही एमएफ होता है, क्योंकि एमएफ के समान एमएफ। यस सर। एमएफ भी क्या होगा? इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये वैल्यू में इक्वल हम लोग बोल देते हैं, बट एक्चुअल में इक्वल होता नहीं है। आई बात समझ में? यस सर। क्यों इक्वल नहीं होता है सर? तो उसकी कहानी बाद में, अभी नहीं। लेकिन इक्वल नहीं होता है, ध्यान रखना। लेकिन हम लोग इक्वल अप्रोक्सीमेट वैल्यू इक्वल होता है, 99 और 100 होता है, ऐसा होता है। तो 100 इसको 99 बोल सकते हैं ना? बोल सकते हैं। नो सर। तो उसी का यहाँ बोल दिया गया था। देखो, तो यहाँ से N2 by N1 निकालिएगा तो क्या मिलेगा? I1 by I2 मिलेगा। Yes, sir. तो फिर अब इस इक्वेशन के साथ मर्ज करिए, जो इक्वेशन लिखे थे उसके साथ मर्ज करिए 9 के साथ। देखिए, तो E2 by E1 इक्वल टू N2 by N1 इक्वल टू I1 by I2 इक्वल टू V2 by V1, V2 by V1 इक्वल टू K। Okay. अभी V2 V1 क्या था? देखो, V1 सप्लाई वोल्टेज था और V2 कौन सा वोल्टेज होगा सर? तो V2 टर्मिनल वोल्टेज, ना इंड्यूस नहीं, टर्मिनल वोल्टेज होगा लोड को। जब यहाँ लोड लगाओगे ना, यहाँ पे जब यहाँ पे लोड लगाओगे तो ये लोड का वोल्टेज होगा बाबू, ये लोड का वोल्टेज होगा V2। आई बात समझ में? Yes, sir. कभी V2 और E2 इक्वल नहीं होगा। V2 का वैल्यू E2 से हमेशा छोटा होगा। अब आपके मन में डाउट होता है, ऐसे क्यों? डाउट है? Yes, sir. यस सर। क्योंकि जब वाइंडिंग लेपटे हो तो कोई भी वायर बनाते हो तो उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो कुछ ड्रॉप ले लेगा, इसलिए। लेकिन हम देखो, हमारी चाहत क्या है कि E2 इक्वल टू V2 हो जाए, बट एक्चुअल में होता नहीं है। नहीं है, क्योंकि इस वाइंडिंग का भी कुछ ना कुछ इंपीडेंस होगा कि नहीं होगा? यस Yes, सर। sir. आगे हम दिखाएंगे, इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ाएंगे तो वहां दिखाएंगे। लेकिन अभी मान होगा कि नहीं होगा, बस ऐसे करते हैं। तो कुछ ड्रॉप वो लेगा कि नहीं लेगा? Yes, sir. यस सर। बिल्कुल सर। इसीलिए V2 का वैल्यू E2 के बराबर कब हो सकता है? देखो, एक ही समय हो सकता है V2 इक्वल टू E2, और वो कब होगा? जब कोई लोड नहीं लगाओगे। जब लोड नहीं रहेगा तो करंट नहीं रहेगा। Yes. क्या आपको पता है आइसोलेटिंग कि ट्रांसफार्मर। नहीं, जब सर्किट ओपन होता है ना तो करंट जीरो होता है, लेकिन जो वोल्टेज दिए होते हैं वो वोल्टेज पूरा का पूरा ओपन सर्किट की तरफ, ओपन सर्किट के टर्मिनल पे मिलता है। आई बात समझ में? Yes, sir. क्लियर है सबको? Yes, sir. देखिए, मैं फिर बोलता हूँ, आप लोग केवीएल केसीएल पढ़ के आए हो ना। देखिए, अगर मैं बोल दूं कि यहाँ 10 वोल्ट था, कितना वोल्ट बाबू? 10 वोल्ट। सुनिएगा मेरे बात को ध्यान से। और यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगा दिया था 2 ओम का, और एक यहाँ लगा दिया था 6 ओम का। यहाँ पे 3 ओम का मान लेते हैं, चलो 3 ओम का। कितना ओम का बाबू? तो 10. कितना करंट जाएगा इसमें? Yes, sir. करंट कितना जाएगा? 2 एम्पीयर। बड़े मायूसों को बोलते हैं, क्या दिक्कत 2 है? एम्पीयर सर।
तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? 4 4। और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा?6 ये ना वोल्टेज होगा जी, बोलो। Yes, sir. यस सर। अब देखो ध्यान से, अब मैंने क्या बोला कि इसमें 3 को ओपन कर दिया। किसको ओपन कर दिया? वो 3 को आपने क्या कर दिया? ओपन। अब जैसे ओपन कर दिया तब करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो करंट 2 एम्पियर जा रहा था वो अब क्या हो जाएगा? 0। जीरो। तो जब केवीएल लगाइएगा तो इस ओपन सर्किट का वोल्टेज निकालिएगा, ओपन सर्किट का, तो केवीएल क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू केवीएल VOC इक्वल टू क्या हो जाएगा? सप्लाई वोल्टेज हो जाएगा। यस सर। तो कितना वोल्टेज आ जाएगा? 10 volt. 10 वोल्ट। तो जब सर्किट ओपन होता है तो टोटल सप्लाई वोल्टेज यहाँ ओपन सर्किट में इंड्यूस हो जाता है। याद रखिएगा। बात समझ में आई है ना? आई? Yes, sir. देखिए ये सर। सारे के सारे इसी में इलेक्ट्रिकल सर्किट में पढ़ोगे, लेकिन चूंकि इसलिए बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिकल के बच्चे हो, आपको ये सब ज्ञान ना अब होना जरूरी है। नहीं होगा तो फिर तकलीफ होगी, क्योंकि अब यहाँ पे ओपन सर्किट टेस्ट होगा, शॉर्ट सर्किट टेस्ट होगा। अब ये चलता रहेगा कहानी हम लोगों का। हम लोग सर्किट में खेलते रहेंगे तो हमारी सर्किट कमजोर हो जाएगी ना, तो हमारी पूरी इलेक्ट्रिकल कमजोर हो जाएगी। ठीक है ना? तो हमारी सर्किट क्या होना जरूरी है? मजबूत। Strong. मजबूत. हाँ, तो सर्किट मजबूत होने के लिए पढ़ाई क्या होना चाहिए? मजबूत. Strong. मजबूत। स्ट्रॉन्ग। तो पढ़ाई स्ट्रॉन्ग के साथ साथ बेसिक चीज अच्छा होना चाहिए। अगर बेसिक चीज अच्छा होगा ना तो फिर आपको तकलीफ नहीं होगी, और अगर बेसिक चीज अच्छा नहीं होगा तो तकलीफ ज्यादा होगा। आई बात समझ में? Yes. Yes, sir. सर। चलिए अब देखिए, अब मैं इसको पीछे चलता हूँ, अब मैं आगे बढ़ लेता हूँ। अब देखिए, तो यहाँ तक क्लियर है बाबू? बोलिए, यहाँ तक क्लियर हाँ है? Yes, sir. सर। Yes, sir. इस इक्वेशन को बोला जाता है बाबू ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन बोला जाता है बाबू? Transformer equation. याद रखिएगा, ये बार बार काम आएगा। अब यहाँ पे एक दो न्यूमेरिकल है इसके बेसिस पे। देखिए सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या लिखा है, देखो पढ़ो तो। सर, हाँ जी। आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर को ट्रांसफार्मर कहते क्यों है? अगर वो वोल्टेज को अप और डाउन नहीं कर रहा है तो डायरेक्ट वोल्टेज दे ही रहा है तो डायरेक्ट ले लेते हैं। बिल्कुल, आपकी बात एकदम एग्जैक्टली सही है, पर उसका नाम में एक वर्ड जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? Isolating. आप कभी कभी घर में एक बड़ा हॉल बना देते हो, Yes, sir. और उस हॉल में रूम बनाने के लिए क्या करते हो? प्लाई से घेर देते हो। हाँ जी, करते हो या नहीं करते हो? हाँ हाँ। क्या जी? जो बोला जो पूछा उनसे बताओ, उनको बोलो ना। हाँ बोलो, हाँ या ना? हो सकता है सर, हम तो अच्छा आपसे चलो, बनवाए ऐसा नहीं। नहीं बनाए हो। अच्छा, कभी किसी ऑफिस में गए हो, कहीं ऑफिस में, बैंक के चाहे किसी का ऑफिस में? यस सर। Yes, sir. तो बैंक में जाके देखना कि बैंक एक हॉल में ही होता है, लेकिन उसमें केबिन जो बना है, पलाइयों का केबिन बना दी गई है। Yes, sir. Yes, sir. Chamber Yes, की sir. तरह. यस सर। जो उन्होंने बोला उनसे पूछ रहा हूँ, क्या जैसे देखे हैं ये बताइए। यस सर, ये देखिए। अच्छा एक बात बताइए, जब एक ही हॉल में सब एम्प्लॉय एक ही बैंक के हैं तो सबको काहे नहीं खुले काहे केबिन दिया गया? सबको ऐसे चेयर कुर्सी दे देता, बैठ जाता, फिर केबिन क्यों दिया जी? सबका अलग अलग काम है सर, नहीं, आइसोलेट हो जाएगा अलग अलग काम नहीं है, सबका अलग अलग आवाज है, अलग अलग काम है, तो दूसरे का दूसरे से डिस्टर्बेंस ना हो। यस मैंने सर। तो मैनेजर को एक केबिन दी जाती है। मैनेजर एकदम शीशा में पैक होता है, अंदर उसको बाहर की आवाज उसका नहीं आता है। बाहर में कोई कस्टमर चिल्ला भी रहा होगा तो उसको तकलीफ ना हो, अपना काम करता रहे। आया ना? Yes, sir. अब समझिएगा, वो केबिन इसलिए दिया कि बाहरी डिस्टर्बेंस से फील No. ना। अगर वो केबिन नहीं होता तो डिस्टर्बेंस होता। Yes, sir. होता. यस सर। ठीक इसी तरह आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर हम जस्ट सर्किट में यूज करते हैं, तब प्राइमरी के कोई भी डिस्टर्बेंस सेकेंडरी में ना जाए, उसलिए वो ट्रांसफार्मर वहां यूज की जाती है। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. जिन्होंने पूछा उनको बात समझ में आई? अब इससे बढ़िया एग्जांपल नहीं कर सकता मैं। यस सर। क्लियर हुआ बाबू? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब देखो। सर हाँ सर, प्राइमरी में कैसा डिस्टरबेंस होता है जो सेकेंडरी में नहीं जाना चाहिए? देखिए, प्राइमरी जैसे वोल्टेज फ्लक्चुएट कर गया, या प्राइमरी में कोई सर्किट में फॉल्ट आ गई, ये सब होगा कभी? पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. तो चूंकि वो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है तो तुरंत डिस्टर्बेंस उसको और नहीं जाएगा। Yes. हालांकि आप बहुत तरह, देखिए अभी तो चूंकि आप सेमेस्टर में इंटर किए हो, तो हालांकि हम लोग बहुत तरह का प्रोटेक्शन भी लेते हैं जब Yes, sir. ऐसे सेंसिबल डिवाइस चलाते हैं। देखो आपके घर में एक स्टेबलाइजर खरीदे हो, चाहे एक टीवी भी खरीदे हो, तो देखना पहले हाई वोल्टेज होता है तो सबसे पहले उसका फ्यूज उड़ता है, ये नहीं का टीवी उड़ जाता है। Yes, sir.
यस सर। कंपनी ने एक प्रोटेक्शन दिया है उसमें फ्यूज, और उस फ्यूज को अगर आपने नहीं बदला तो फिर अगर हाई वोल्टेज हुआ तो फिर आपका सर्किट क्या होगा, टीवी चलेगा ही नहीं, पहले फिर फ्यूज बदलते खराब हो, हो जाएगा। है ना। तो अगर जिस टीवी में फ्यूज, देखिए जो अच्छे ब्रांड के टीवी वगैरह इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होगा में फ्यूज प्रोटेक्शन सिस्टम देता है। आई बात समझ में बाबू? यस सर। जी सर। चलिए अब एक न्यूमेरिकल है, पढ़िए न्यूमेरिकल पढ़िए, पढ़िए। सिंगल फेज हाँ पढ़िए। ए सिंगल फेज, सुनिएगा, ए सिंगल फेज 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर, कितना हर्ट्ज बाबू? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितना दे दिया? 50 लिख के चलते 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज। आगे बोला हैज 80 टर्न्स ऑन द प्राइमरी वाइंडिंग, यानी N1 की वैल्यू कितना दे दिया बाबू? 80। 80 चलिए लिख के चलते हैं, 80 दे दिया। आगे पढ़ते हैं। एंड 400 टर्न्स ऑन द सेकेंडरी वाइंडिंग, कौन सा वाइंडिंग बाबू? N2 सेकेंडरी पे कितना दिया बाबू? 400। इसके मतलब ट्रांसफार्मर, कौन सा ट्रांसफार्मर हो जाएगा? स्टेप अप। स्टेप अप। स्टेप अप। आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ो। द नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर इज, मतलब क्या दिया बाबू? ए एरिया दिया, किसका एरिया दिया? कोर का, कोर समझते हो, कौन सा कोर? मैग्नेटिक किया जाता है, मैग्नेटिक पे बाइंडिंग हाँ किया हुआ। हाँ हाँ गुड। जो मतलब मैं फिर थोड़ा पीछे चलता समझाते हैं। देखो ये जो कोर है ना, इस कोर का एरिया, इस कोर का एरिया, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया इसको बोलते हैं। Yes, sir. यस क्लियर? चलिए यस सर। यस सर। अब आगे देखिए, इस क्वेश्चन में और क्या दिया है। इस क्वेश्चन में और क्या दिया बाबू? देखो तो और क्या बोला इसने, और ये बोला द प्राइमरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू 240 वोल्ट। 240 वोल्ट, यानी कितना वोल्टेज दे दिया बाबू? V1 कितना कनेक्ट किया है? V1 दिया है 240। 40 240 वोल्ट। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। नो सर। आगे क्या बोला? 50 हर्ट्ज सप्लाई, वो तो पहले दिया था। तो क्या पहला क्वेश्चन क्या बोला कि द इंड्यूस ईएमएफ इन द सेकेंडरी वाइंड। सेकेंडरी, यानी अब हमने पढ़ा था अभी V2 by V1 इक्वल टू, अभी पढ़ा था ना V2 by V1 इक्वल टू कितना पढ़ा था बाबू? N2 by N2 by, N2 by N1। तो यहाँ से V1 इधर मल्टीप्लाई कर दो तो V2 का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। यस सर। 1200 N2 by N1, N2 क्या आ जाएगा? N2 V1 आ जाएगा बाबू। यस सर। तो N2 का वैल्यू कितना दिया है? 400। और N1 की वैल्यू कितना दिया है? 80 और V1 की वैल्यू 240। 240 काट छाट करोगे तो कितना आ जाएगा? 1200। 1200। तो पहला समझ में आया? यस सर। पहला Yes, पार्ट समझ में आया। अच्छा, अब दूसरा पार्ट क्या बोला आपसे, बोलिए तो। द मैक्सिमम वैल्यू हाँ, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द, आगे बोलो। डेंसिटी इन द कोर। हाँ, तो क्या पूछा ये? बी का वैल्यू पूछा है सर। बी का, लेकिन बी का मत बोलो, मैक्सिमम लगाया ना तो बीएम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? बीएम। और आपको पता है कि फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है? बीएम इक्वल टू बी इक्वल टू क्या होता है? फ्लक्स बाई एरिया होता है, फ्लक्स पर एरिया। यस सर। यस सर। तो अगर बीएम बोलेगा, मैक्सिमम वैल्यू बोलेगा, तो फ्लक्स को भी IM by area। IM by एरिया। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। यस सर। आईएम इक्वल टू कितना आ जाएगा बाबू? BM A। बीएम इंटू ए आ जाएगा। यस सर। बोलो बोलो बाबू। यस सर। यस सर। V2 का वैल्यू निकाला थे, किसी को भी ले लो। देखो V2 का वैल्यू चाहिए E1 के, जो लेना है ले लो। देखो तो E1 इक्वल टू कितना बाबू? E1 इक्वल टू आ जाएगा 4.44 F इंटू 5M इंटू N1। यस सर। यहाँ से, अरे कौन है भाई ये? म्यूट कर लो बाबू, जब आपको अनवांटेड काम है तो म्यूट करो। यहाँ से 5M की वैल्यू निकाल लो। तो Yes, 5M sir. इक्वल टू कितना आ जाएगा बाबू? E1 अपॉन 4.44 आप F की वैल्यू 50 और N1 की वैल्यू 80 था प्राइमरी में, आया ना? यस सर। यस सर। यहाँ से क्या मिल गया? 5M मिल गया। तो Yes, BM इक्वल टू कितना बाबू? BM इक्वल टू क्या बोला आपसे? 5M अपॉन ए। 5M अपॉन ए। तो 5M की वैल्यू पता ही है, A का वैल्यू पता ही है, रख देंगे तो आ जाएगा। यस सर। यहाँ E1 का वैल्यू तो सर्वमान्य रहेगा ना सबके लिए? तो वो E1 जो है यहाँ पे, ये तो सर्वमान्य है सबके लिए ना? सर्वान्न मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, नहीं समझ। मतलब सबके लिए एक ही है ना सर? हाँ, वो 240 वोल्ट जो दिया था सबके लिए कौन सी? यस सर। सप्लाई डी। हाँ, जो दिया वही होगा।
ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी के बेसिस पे दूसरा क्वेश्चन है, ये आप लगाइएगा, इसमें दूसरा क्वेश्चन भी है, ये आप करना, करोगे ना? Yes, यस sir. सर सर Yes, sir. ठीक है, फिर देखो, फिर एक तीसरा क्वेश्चन भी है, ये आप करना, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। आई बात समझ में? यस सर यस सर तो अभी क्लास यहीं पे होल्ड कर देते हैं आपका। Thank you, sir. समझ में आ रहा है? थैंक यू सर Yes, यस sir. सर सर